हेलो बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हिस्ट्री का पार्ट 4 चैप्टर 1। ठीक है, तो जो भी बच्चे नए हैं इस पे तो पहले जाके 3 पार्ट्स देख के आइए, फिर आगे आके आप कंटिन्यू कीजिए। ओके। और एक और इम्पोर्टेंट अपडेट है बच्चों आपके लिए कि हमने एक टास्क रखा, अपने लिए टारगेट रखा है कि जैसे ही हमारे 100 सब्सक्राइबर पूरे हो जाएंगे हम मैथ्स की क्लास स्टार्ट कर देंगे। ओके, तो फिर जल्दी से जाइए, सब्सक्राइब करके आइए चैनल को और लाइक कीजिए। बढ़ते हैं आगे। अब हम बात करते हैं, हमने लास्ट क्लास में क्या बात की थी। हमने लास्ट क्लास में बात की थी कि भाई क्या क्या मिला इस क्रांति से। इस क्रांति से क्या क्या मिला? इस क्रांति से लोकतंत्र की शुरुआत हुई। ओके, समानता मिली, स्वतंत्रता मिली और दुनिया के देशों को प्रेरणा मिली। लास्ट पॉइंट था। चलो ठीक है, प्रेरणा मिली, पर अब क्या प्रेरणा मिली ये भी तो पता चलना चाहिए ना हमें। तो हम इसी की बात करते हैं आज। चलो, सबसे पहले प्रेरणा मिली, हमने कहा दुनिया को, भाई क्या प्रेरणा मिली हमें भी पता चले। तो फर्स्ट पॉइंट है समानता। मतलब इक्वालिटी। इक्वालिटी का मतलब क्या बच्चों? कि किसी भी व्यक्ति को लिंग के आधार पे, जाति के आधार पे, स्थान के आधार पे, ठीक है, किसी भी आधार पे मतलब कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। तो ये आ गई हमारी इक्वालिटी। नेक्स्ट वन इज, इक्वालिटी के बाद है हमारी लिबर्टी। मतलब सभी लोगों को अपनी बात बोलने की स्वतंत्रता है ना, और कहीं भी आने जाने की स्वतंत्रता है ना, कोई भी किसी को कंट्रोल नहीं कर सकता किसी भी तरीके से। नेक्स्ट है, इसको हम हिंदी में तो कहते हैं भाई बंधुत्व, ठीक है, बट इजी लैंग्वेज में मैं आपके लिए लिख देती हूँ भाईचारा, ठीक है। और इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? फ्रेटर्निटी, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि हमें सबको मिलजुल कर रहना चाहिए। सब नाम से पता चल रहा है इजीली, है ना, मिलजुल कर रहना चाहिए और आजाद है सब और सबके पास समान अधिकार है। तो ये देश को प्रेरणा मिली, सीख मिली कि भाई इस तरह से अधिकार रखने चाहिए हर देश के अंदर, ठीक है। लोगों ने जानना शुरू कर दिया। अब भाई यहाँ तक तो बात हमने बहुत बड़ी बड़ी कर दी कि भाई फ्रांस आजाद हो गया, उसके पास लोकतंत्र है, उसके पास स्वतंत्रता है, उसके पास समानता है, सब कुछ है उसके पास, ठीक है। उसके पास सार्वभौमिक वैश्विक मताधिकार भी आ गया था कि सभी लोग वोट डाल सकते हैं, ठीक है। बट उसमें भी ट्विस्ट था। क्या ट्विस्ट था? कि उसने कहा कि जो लोग टैक्स भर रहे हैं सिर्फ वही वोट डाल सकते हैं। स्टार्टिंग में ये बात कही गई, ठीक है। फिर उसके बाद फिर से क्रांति हुई। जब फिर से क्रांति हुई तो फिर कहा गया कि भाई सभी लोग वोट डाल सकते हैं, बट सभी लोगों के अंदर महिलाओं को नहीं रखा गया था शुरू में। अब महिलाओं के लिए, अब बात करते हैं महिलाओं की कि महिलाओं के लिए इसमें क्या चुनौतियां थी। भाई देखो, शुरू से ही हम पढ़ते आ रहे हैं। जब हमने कहाँ से शुरुआत सुनी थी कि कहाँ से लड़ाई शुरू हुई थी? बास्टिल के किले से शुरू हुई थी लड़ाई। बट बास्टिल के किले से लड़ाई तो शुरू हुई, वहां पे भी सबसे पहले कौन पहुंची? महिलाएं पहुंची। उसके बाद जब जीविका संकट आया तो सबसे पहले कौन आगे बढ़ा? महिलाएं आगे बढ़ी, ठीक है। तो जितनी भी क्रांतियां हुई सब में महिलाएं आगे बढ़ी, उन्होंने पूरी तरह से क्रांति में साथ दिया पुरुषों का। बट जब अधिकारों की बात आई तो बिल्कुल महिलाओं को अलग कर दिया गया, ठीक है, कि इन्हें कोई अधिकार नहीं। जो भी हमने अधिकार पढ़ाए गए हैं वो महिलाओं को वहां पर थे ही नहीं। उसके लिए उन्हें अलग से बहुत ज्यादा संघर्ष करना पड़ा था लेने के लिए। तो यहाँ पे महिलाओं को क्या था? बहुत ज्यादा संघर्ष करना पड़ा। तो उनके पास एक तो वोटिंग राइट नहीं था। वोटिंग राइट के लिए उन्होंने बहुत ज्यादा संघर्ष करा। उन्होंने क्लब बनाने स्टार्ट करे, ठीक है, ताकि क्लब के थ्रू अपना प्रचार प्रसार करे और उन्हें वोटिंग राइट मिलना शुरू हो जाए। शुरू में महिलाओं को कोई अधिकार ही नहीं मिले थे तो वो किस तरह से रहती थी? गुलामों की तरह रहती थी। क्यों? उन्हें ना तो बोलने का अधिकार था, ना ही उनके पास स्वतंत्र का अधिकार था, और ना ही वोट डालने का अधिकार था। मतलब ना उनके पास मौलिक अधिकार थे, कोई अधिकार नहीं थे। वो तो कैसे जी रही थी? गुलामों की तरह जी रही थी। अब बात करते हैं इसकी सार्वभौमिक वैश्विक अधिकार की, ठीक है, यूनिवर्सल राइट। अब महिलाओं का जीवन कैसा था इसके अंदर? जैसे मैंने ये बताया कैसा था उनका, वो एकदम गुलामों की तरह जी रही थी, ठीक है, गुलामों की तरह जी रही थी, ठीक है। दूसरा, ये राइट उनके पास था ही नहीं, ठीक है।
आजादी नहीं थी उन्हें बिल्कुल भी, और उनके अधिकार क्या थे, बहुत ही ज्यादा सीमित थे। ठीक है, तो कुछ ही लोग मतलब उनको प्रमोट करते थे, बाकी लोग नहीं करते थे। तो इसके लिए फिर से क्रांति हुई, और क्रांति होने के बाद धीरे धीरे बदलाव आना शुरू हुआ। अब हमने इसके बारे में ही पढ़ लिया। अब हम आगे बढ़ते हैं कि जो क्रांति हुई, अब हम क्योंकि लास्ट चैप्टर को एंड करने वाले हैं, तो जो क्रांति हुई उससे किसको फायदा हुआ। अब कोई भी काम होता है, ठीक है, तो उसके दो पार्ट होते हैं। क्या दो पार्ट होते हैं कि कुछ लोगों को तो उससे फायदा होता है ना, और कुछ लोगों को नुकसान हो जाता है। तो एग्जाम में अगर हमसे पूछ ले कि फ्रांसीसी क्रांति में किसको फायदा हुआ और किसको नुकसान हुआ, बताओ, तो हम क्या बताएंगे। तो हम इधर लिख लेते हैं फायदा, ठीक है, इधर रख लेते हैं फायदा, बेनिफिट, और इधर लिख लेते हैं नुकसान। अब फायदा की बात करें, सबसे ज्यादा फायदा किसको हुआ भैया, सीधा सीधा कहोगे सबसे ज्यादा फायदा किसको हुआ, आम जनता को, है ना। उनके ऊपर तो बहुत ज्यादा अत्याचार हो रहे थे, तो उन्हें फायदा हुआ इस चीज का। तो सबसे ज्यादा फायदा किसे हुआ, तीसरे वर्ग को। क्यों, क्योंकि उन्हें टैक्स से छूट मिल गई थी, सारा टैक्स वही भर रहे थे अभी तक पूरे देश का, तो उसमें उन्हें राहत मिली, उन्हें अधिकार धीरे धीरे मिलने स्टार्ट हो गए। तो ये सबसे ज्यादा फायदा किसको हुआ, तीसरे वर्ग को फायदा हुआ। ठीक है, अब हम कह सकते हैं कहीं ना कहीं दूसरे वर्ग को ही फायदा हुआ। दूसरे वर्ग को फायदा भी हुआ और नुकसान भी हुआ। फायदा क्या हुआ कि दूसरे वर्ग को भी कौन कंट्रोल कर रहा था, पादरी वर्ग और राजा। अब उनके ऊपर से भी कंट्रोल हट चुका था, क्योंकि पादरी वर्ग की तो फिर कोई मानता ही नहीं था। तो इनको भी इस तरह से यहाँ पे फायदा हुआ था। अब बात करते हैं नुकसान की। नुकसान में सबसे पहले कौन आएगा, सबसे पहला इंसान जिसके बारे में हमने शुरू में चैप्टर में पढ़ा था, राजा। इस बेचारे को तो काट ही दिया था सीधा, ठीक है, काम ही खत्म कर दिया था इसका। तो इसका तो नुकसान बहुत ही बड़ा हो गया। पादरी वर्ग की बात करते हैं, ये भी बिल्कुल, इनकी इज्जत बिल्कुल खत्म हो चुकी थी उस टाइम पे। ठीक है, नेक्स्ट कुलीन, जो हमने अभी बात कर ली दूसरे वर्ग की, उन्हें क्या हुआ, नुकसान भी हुआ था। क्या नुकसान हुआ था कि वो भी तो अभी उन्हें कंट्रोल किया जा रहा था ऊपर से, वो ठीक है, बट वो भी तो तीसरे वर्ग से काम करवा रहे थे अपना सारा, उन काम उनसे करवाते थे, बट प्रॉफिट कौन रखता था, खुद रखते थे। तो अब ये चीज तो खत्म हो चुकी थी, तो यहाँ पे कुलीन वर्ग को भी नुकसान हुआ था। ठीक है, तो इनको यहाँ पे भी, ये दोनों जगह आएंगे बंदे। वो कहते हैं ना, जो बीच का बंदा होता है वो ना घर का रहता है ना घाट का रहता है, वही हाल इनका। इन्हें फायदा भी हुआ और नुकसान भी हुआ, क्यों, क्योंकि बीच में लटके हुए थे। अब बात करते हैं आगे। अब आगे राजा और अमीर इंसान, इसमें अमीर इंसान भी जोड़ सकते हैं। ठीक है, तो अगर हमसे पूछा जाए किसको फायदा हुआ किसको नुकसान हुआ, तो ये है। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं, अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि फ्रांसीसी क्रांति की शुरुआत किन परिस्थिति में हुई, भाई जो हमारी क्रांति हुई थी उसकी परिस्थिति बताओ। ठीक है, मतलब सिचुएशंस बताओ कि किन सिचुएशन में स्टार्ट हुई। ठीक है, अब हमसे सिचुएशन पूछ रहा है, तो सिचुएशन में सबसे पहला सिचुएशन कौन आएगा, भाई कोई भी कांड हो, कोई भी कांड हो, इसका नाम तो आना ही आना है। ये इसमें टॉप का इंसान है पूरे चैप्टर में, इसका तो रट के ही जाओ नाम। ठीक है, कुछ भी हो इसका नाम सबसे पहले लिख दो एग्जाम में। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ भी इसी का नाम आएगा। इसकी वजह से हुई थी भाई, क्यों, क्योंकि ये बहुत खर्चीला था, है ना, बहुत खर्चीला था, दूसरे देशों की फालतू की मदद में पड़ा रहता था। और तीसरी चीज, और क्या काम करता था ये, टैक्स, टैक्स अंधाधुंध लगा रखा था कि भाई ये टैक्स भी दो वो टैक्स भी दो। ठीक है, तो जिसकी वजह से क्या आ गया था, जीविका संकट आ गया था वहां पर। तो पूरे फ्रांस, जो फ्रेंच रेवोल्यूशन है आपका, उसके अंदर कुछ भी हो, ठीक है, कुछ भी कह रहे कि भाई ऐसा क्यों हो गया, ऐसा क्यों हो गया, वैसा क्यों हो गया, तो भाई इस बंदे को तो याद ही रखो आप। ठीक है, ये बंदा हर जगह आएगा। ओके, नेक्स्ट है आर्थिक संकट आ गया था देश में। आर्थिक संकट की वजह से हुई, जैसे मैंने आपको बताया, जीविका संकट। जीविका संकट का मतलब कि भाई खाने पीने की भी दिक्कत हो जाए, बेसिक चीजें जो होती है लाइफ की, ठीक है, जो आधारभूत चीजें होती है, वो भी धीरे धीरे हमें मिलनी बंद हो जाए, या हम उन्हें नहीं खरीद पाए पैसों की कमी से, तो उसको कहते हैं जीविका संकट, मतलब जीने के लिए भी दिक्कत हो रही है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, तीसरा वर्ग टैक्स दे रहा था। तीसरा, जैसे मैंने बताया, तीसरा वर्ग ही सारा टैक्स दे रहा था। जो इस महान इंसान ने काम किया था कि तुम ही टैक्स दोगे भाई, जो मर्जी हो।
उसके बाद बात करते, अमीर इंसान टैक्स नहीं दे रहा था, सिर्फ यही टैक्स दे रहा था, अमीर टैक्स नहीं दे रहे थे, पादरी वक्त टैक्स नहीं दे रहे थे, है ना। तो ये भी एक बहुत बड़ा रीजन बन गया। उसके बाद बात बन गया समान अधिकार नहीं थे। अब समान टैक्स नहीं दे रहे तो समान अधिकार नहीं है, जिसकी वजह से पूरी क्रांति हुई। तो बच्चों समझे, अगर हमसे एग्जाम में पूछा जाए ये क्वेश्चन तो आप कैसे लिख पाएंगे इसको। और ये सब देखो मैं चैप्टर में आपको सारा डिटेल में पढ़ा चुकी हूँ स्टोरी के थ्रू, है ना। अब इसके बाद बात करते हैं, भाई बहुत कुछ हमने पढ़ लिया कि एक राजा था, उसने बहुत सारे कांड करे, उसके बाद क्या हुआ, उसको हटा दिया गया जनता के थ्रू। अब उसको हटाने के बाद क्या हुआ, भाई जनता ने अपना लोकतंत्र ला दिया। अब लोकतंत्र आने के बाद क्या हुआ, क्या आपको लगता है इसके बाद सब कुछ ठीक हो गया हुआ? नहीं। इसके बाद भाई एक नया विलन आएगा यहाँ पे, विलन भी कह सकते हो, बहुत से लोग उसको हीरो ही मानते हैं। ठीक है, अब एक और नया बंदा आने वाला है यहाँ पे, कौन? नेपोलियन। अब यहाँ पे होगा नेपोलियन का उदय। देखो कभी भी अगर जैसे क्या कहते हैं कि बहुत बड़ा चेंज कोई आने वाला है कहीं पर, ठीक है, तो वहां पे छोटी 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 पहले चीजें होती हैं, उसके बाद एक बहुत बड़ी चीज होती है ना। तो सेम यहाँ पे कई सारी लड़ाइयां हुई, उसके बाद फिर एक मेन कैरेक्टर आया इस कहानी में, और वो क्या आया? नेपोलियन आया, इसका उदय हुआ। अब वहां पर क्या था कि वहां पर अधिकार तो हमने कह दिया भाई समानता का अधिकार है, ठीक है, सब लोगों को सारे अपने समान अधिकार है, बट उसमें भी दिक्कत क्या आ रही थी, जो बहुत ज्यादा गरीब लोग थे उनको अधिकार सही से नहीं मिल पा रहे थे। तो गरीबों को पूरी बराबरी नहीं मिली थी, तो इसलिए कहीं कहीं छोटी छोटी क्रांतियां वहां पे जब भी चल रही थी, यानी देश स्टेबल नहीं हो पाया था। अब देश स्टेबल नहीं हो पाएगा तो वो चलेगा कैसे ढंग से? तो उसके बाद आया नेपोलियन, ठीक है। अब इसने सेना के दम पे करा वहां पे राज, ठीक है। तो हम पढ़ेंगे किसका? नेपोलियन का। अब नेपोलियन किस, इसको डिटेल में अभी आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये किस लिए आया, ये किस लिए भाई आके इसने यहाँ पे राज करा? क्योंकि लोगों के क्रांति के बाद क्या हुआ, देश में अराजकता फैल गई थी, ठीक है। क्रांति के बाद, क्रांति के बाद देश में अराजकता फैल गई थी। अराजकता मतलब सबके अपने अपने विचार हो गए थे, सब अपने अपने हिसाब से चीजों को चलाना चाह रहे थे, ठीक है, मतलब एक ढंग से कोई कंट्रोल करने वाला नहीं था उसको। अब जब कोई ढंग से कंट्रोल करने वाला नहीं होता, जैसे अब कोई एक घर ही है, अब एक घर के अंदर जो मुखिया है वो ढंग से सभी चीजों को हैंडल नहीं कर पा रहा, तो क्या होगा, सब अपनी अपनी चलाएंगे, उसके बाद लड़ाइयां होनी शुरू हो जाएंगी कि मैं बेटर हूँ, मैं बेटर हूँ। अब जब वो होना शुरू हो जाएगा तो उसके अंदर क्या चाहिए कि या तो भाई कोई एक अच्छा नेता आ जाए जो सब चीजों को संभाल सके, सबकी भावना समझ सके और सब क्या कह रहे हैं वो भी समझ सके, या तो वो इंसान आ जाए। और अगर वो इंसान नहीं आएगा तो फिर क्या होगा, देश बढ़ जाएगा या बर्बाद हो जाएगा, उसी तरीके से होगा। तो अब यहाँ पे क्या आया, तो इसको यहाँ पे क्या थी, लोगों को मजबूत नेता चाहिए था एक, जो सब चीजों को अच्छे से कंट्रोल कर सके। ठीक है, लोगों को मजबूत नेता चाहिए था, चाहिए था। ओके, उसके बाद बात करते हैं आगे। आगे क्या है इसमें बात है, नेपोलियन ने सेना के दम पर सत्ता संभाली और तानाशाही की ओर चला गया वो, ठीक है। मतलब पहले तो वो सेना के साथ ही आया था कि भाई सेना के साथ हम कंट्रोल करेंगे इसको, देश को अच्छे से। पर धीरे धीरे क्या होगा, देखो जब भी किसी के पास में पावर आ जाती है, सिंगल बंदे के पास पावर आएगी, मोनोपोली की गवर्नमेंट आएगी, तो हमेशा वो तानाशाह की ओर जाएगी। क्योंकि अगर किसी भी इंसान को लगता है कि सारी पावर मेरे हाथ में है, मैं जो करना चाहूँ मैं कर सकता हूँ, मुझे रोकने वाला कोई भी नहीं है, तो वो धीरे धीरे क्या होगा, उस पावर की वजह से तानाशाह बनता चला जाएगा। सेम यहाँ पे हुआ कि सेना के साथ आया तो वो सही नेतृत्व करने के लिए कि भाई हाँ ठीक है मैं नेता बनूंगा, बट उसके बाद उसने क्या करा, वो तानाशाह बन गया। तानाशाह जानते हो कि अपनी बात जबरदस्ती मनवाना दूसरे से, ठीक है, और ना माने तो मार कुटाई को उतर आना, तो वो इसका काम था नेपोलियन का यहाँ पे। तो ये है इस चैप्टर का लास्ट पॉइंट कि नेपोलियन का उदय कैसे हुआ या क्यों हुआ और उसने यहाँ पे आके कैसे शुरुआत की।
इसके बारे में आगे पढ़ेंगे हम नेक्स्ट चैप्टर में। ओके, तो आपका जो फ्रेंच रेवोल्यूशन है, जो फ्रांसीसी क्रांति है, वो यहाँ पे खत्म हो गई है। द एंड ऑफ द पिक्चर। ओके, तो इसके मैंने आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो गए जो आपको भाई एग्जाम से पूछ सकते थे, 1 नंबर के भी और जो लॉन्ग क्वेश्चंस भी हैं, और पूरी स्टोरी डीप में सब कुछ मैंने आपको बता दिया है। तो इसे देखें और इसे एक बार चैप्टर पढ़े जरूर। इसको देखने के बाद जब आप चैप्टर गो थ्रू करेंगे तब आपको धीरे धीरे समझ में आना शुरू होगा कि अच्छा अच्छा ये पॉइंट यहाँ से कनेक्ट हो रहा है, ये पॉइंट यहाँ से कनेक्ट हो रहा है। तो आपको बुक एक बार रीड जरूर करनी है। ओके बच्चों, और उसके बाद क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है। अगर उसके बाद भी किसी भी क्वेश्चन में आपको कोई भी डाउट आता है या चैप्टर के अंदर कुछ भी डाउट आता है तो आप उससे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैं 100% उसको इजी टू इजी वे में एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगी। ठीक है, और भी अगर किसी और सब्जेक्ट का भी डाउट है आपका तो आप जरूर मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको जरूर क्लास के अंदर बता दूंगी। ठीक है, ओके बच्चों, ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट चैप्टर में। ओके, बाय बाय।